हाँ जी, तो लेट्स कंटिन्यू। लास्ट क्लास में हमने पेडागोजी वर्ड को डिफाइन करके उसको समझने की कोशिश की थी, और फिर हमने टीचर सेंटर्ड पेडागोजी और स्टूडेंट सेंटर्ड पेडागोजी में डिफरेंस क्या होता है उस पर बात की थी। ठीक है, तो अब हम सिलेबस का जो मतलब ये पेडागोजी वाली हेडिंग में जो टॉपिक्स हमको दिए गए हैं उसमें से एक पहला टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड देयर यूसेज, है ना। तो ये टॉपिक आज हम लेने वाले हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स, यूसेज एंड इम्पॉर्टेंस। अब कम्युनिकेशन स्किल्स कहो, कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके यूसेज क्या होते हैं, उसका महत्व, उसका इम्पॉर्टेंस क्या होता है ना। अब कम्युनिकेशन एक बहुत कॉमन सा वर्ड है ना। कम्युनिकेशन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज, विचारों का आदान प्रदान, है ना। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ exchanging information, ideas, thoughts and feelings between individuals or groups. Communication एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स मतलब लोगों के समूह, है ना, वो आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं, है ना। अब दो इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, यानी दो लोग हो सकते हैं जो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, है ना, या दो ग्रुप्स हो सकते हैं लोगों के जिन्हें एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की ज़रूरत पड़े। तो कुल मिलाकर कम्युनिकेशन उस प्रोसेस का नाम है, कम्युनिकेशन एक प्रक्रिया का नाम है जिसके ज़रिए हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ये जो वर्ड है कम्युनिकेशन, ये लैटिन भाषा के एक वर्ड से, द वर्ड कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर। कम्युनिकेयर जो है ये एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब है टू शेयर करना। कम्युनिकेयर से इंग्लिश का ये वर्ड बना कम्युनिकेशन। तो द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर। कम्युनिकेशन शब्द जो है लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिकेयर से बना है, और कम्युनिकेयर का मतलब है टू शेयर करना, है ना। तो कम्युनिकेशन भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को दूसरों के साथ शेयर करते हैं। मेरे मन में कोई बात है, मेरे मन में कोई विचार है, मैं वो विचार आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, है ना। साथ साथ में मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आपके मन में क्या बात है ना। तो ये जो प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम अपने आइडियाज़ को शेयर करेंगे, उस प्रोसेस को कम्युनिकेशन कहा जाता है। ठीक है ना। तो कम्युनिकेशन जो है ना, इट्स अ टू वे प्रोसेस। ये एक टू वे प्रोसेस है। कहने का मतलब कि इसमें दो लोग होने चाहिए, एक बात कहने वाला, दूसरा बात को सुनने वाला। मुझे कुछ कहना है लेकिन उसको सुनने वाला भी व्यक्ति सामने कोई होना चाहिए। कम्युनिकेशन पूरा तब होगा जब मैसेज जो है सेंडर से रिसीवर तक पहुंचेगा, तब ये कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है। अब कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती हैं? ये तो कम्युनिकेशन वर्ड को हमने डिफाइन किया। कम्युनिकेट करने की स्किल्स, संप्रेषण कौशल, कम्युनिकेशन स्किल्स रिफर टू द एबिलिटी टू ट्रांसमिट एंड रिसीव इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड इमोशंस इफेक्टिवली, है ना। अब आपके पास कोई बात है, आपके मन में कोई विचार है, आपके पास कोई आइडिया है, आपके मन में कोई फीलिंग है, कोई इमोशन है, आप अपनी बात सामने वाले को समझाना चाहते हो, आप अपनी बात सामने वाले को बताना चाहते हो। अब अगर आप ये काम एक प्रभावी ढंग से कर पाते हो, इफेक्टिवली कर पाते हो, मतलब जो बात आपके मन में है वो बात आपने सामने वाले को समझा दी, तो इसका मतलब कि आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। आप अपनी बात कह सकते हो, आपको अपनी बात कैसे कही जाती है उसका तरीका आता है ना। तो वो एबिलिटी, जिस एबिलिटी के ज़रिए हम अपनी इंफॉर्मेशन को, हाँ, हम अपनी बात को कन्वे कर पाएँ, ट्रांसमिट कर पाएँ, उसे कम्युनिकेशन स्किल्स कहा जाता है। ठीक है। इट इन्वॉल्व्स यूजिंग वर्बल एंड नॉन वर्बल मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड बॉडी लैंग्वेज टू कन्वे मैसेजेस क्लियरली एंड एक्यूरेटली, है ना। देखो, कम्युनिकेशन दो तरह का होता है, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल कम्युनिकेशन मतलब शाब्दिक,
और नॉन वर्बल मीन्स अशाब्दिक। अगर हम अपनी बात कहने के लिए शब्दों की मदद लेते हैं, शब्दों के माध्यम से, शब्दों के जरिए अगर हम अपनी बात कहते हैं, बोलकर या लिखकर, जैसे इस वक्त मैं बोल रहा हूँ, हाँ, मैं जो बात आपको समझाना चाहता हूँ मैं बोलकर वो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं आपके साथ वर्बली कम्युनिकेट कर रहा हूँ। मैं जो कम्युनिकेशन कर रहा हूँ उसे वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाएगा। लेकिन अगर मैं अपनी बात आपके सामने इशारों की मदद से रखूँ, है ना, शब्दों के बगैर मैं अपनी बात आपको समझाने की कोशिश करूं, तो कम्युनिकेट करने का जो ये तरीका है इसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो कम्युनिकेशन दो तरह का होता है, वर्बल और नॉन वर्बल, ठीक है ना। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, अगर आपके पास कम्युनिकेशन की स्किल्स हैं, तो आप अपनी बात वर्बल या नॉन वर्बल दोनों में से किसी भी तरीके से इफेक्टिवली कन्वे कर सकते हो, ठीक है। Good communication skills are essential for successful interactions with others in personal, social and professional settings, है ना। लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, फिर चाहे पर्सनल लेवल पर हो, फिर चाहे वो सामाजिक स्तर पर सफल होना हो, या अपने प्रोफेशन में आपको सफलता हासिल करनी हो, है ना, व्यक्तिगत तौर पर, सामाजिक स्तर पर या अपने पेशे में आपको सफलता हासिल करनी है, तो उसके लिए आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स का होना ज़रूरी है। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी आपकी तो आप अपनी बात अच्छे से कह पाएंगे, और सारा खेल कम्युनिकेशन स्किल्स का ही है ना। आप कितना इफेक्टिवली अपना मैसेज कन्वे कर सकते हो, है ना, ये बात काफ़ी हद तक आपकी सक्सेस को तय करती है, ठीक है। तो ये जनरल बातें हैं। वैसे तो ये एक ऐसा टॉपिक है कि थोड़ी बहुत समझ अगर आप इसकी पहले से रखते हो, हाँ, तो आपको मतलब अलग से बहुत ज़्यादा इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स में पढ़ के जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना कॉमन सेंस यूज़ करके क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। पर्टिकुलरली ये जो टॉपिक है, कौन सा, कम्युनिकेशन स्किल्स वाला। नाउ व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है, कम्युनिकेशन इज द नेम ऑफ अ प्रोसेस, है ना। तो इस कम्युनिकेशन के प्रोसेस में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, यानी कम्युनिकेशन के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, ये कम्युनिकेशन की प्रक्रिया पूरी कब होती है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें होनी चाहिए, है ना। तो सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है सेंडर। सेंडर मीन्स भेजने वाला, है ना। देखो, सबसे पहले कम्युनिकेट क्या करना है, कोई मैसेज है जो आपको कम्युनिकेट करना है ना, आपके पास कोई बात है जो आपको दूसरे तक पहुंचानी है, वो है आपका मैसेज, है ना। मैसेज मतलब आपका संदेश, आपकी बात जो आपको दूसरे व्यक्ति तक कम्युनिकेट करनी है, वो आपका मैसेज है। और आप जो हैं, आप हैं सेंडर। सेंडर मीन्स उस संदेश को भेजने वाला, हाँ। तो सेंडर इज द पर्सन और एंटिटी इनिशिएटिंग द कम्युनिकेशन। वो व्यक्ति जो कम्युनिकेशन की प्रक्रिया को शुरू करता है उसे सेंडर कहते हैं। मुझे मेरी बात आप तक पहुंचानी है, मैं सेंडर हूं, मैं सेंडर हूं, हाँ। दे हैव अ मैसेज और इंफॉर्मेशन दैट दे वांट टू कन्वे टू अदर्स। तो सेंडर के पास एक संदेश होता है या कोई सूचना होती है जो उसे दूसरों तक कन्वे करनी होती है, हाँ। तो पहला एलिमेंट कम्युनिकेशन का सेंडर, एक ऐसा बंदा होना चाहिए जिसके पास कोई बात हो और वो बात दूसरों तक पहुंचाना चाहता हो। दूसरा एलिमेंट है मैसेज। द मैसेज इज द कंटेंट और इंफॉर्मेशन बीइंग कम्युनिकेटेड बाय द सेंडर। मैसेज का मतलब वो जानकारी, वो सूचना, वो बात जो सेंडर के द्वारा कम्युनिकेट की जानी है। सेंडर जिस सूचना को आगे भेजना चाहता है उसे मैसेज कहते हैं। इट कैन इंक्लूड वर्ड्स, जेस्चर्स, सिंबल्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन, है ना। अब उसका संदेश जो है शब्दों के रूप में हो सकता है ना, प्रतीकों के रूप में हो सकता है, इशारों के फॉर्म में भी हो सकता है। मैसेज को आगे कन्वे करना है तो उसके लिए आप शब्दों का यूज़ कर सकते हो, इशारे यूज़ कर सकते हो, अलग अलग सिंबल्स भी यूज़ कर सकते हो। तीसरा एलिमेंट है इनकोडिंग। क्या? इनकोडिंग। Encoding refers to the process of converting the message into a form that can be transmitted through a chosen channel. देखो क्या होता है, लैंग्वेज जो होती है ना, भाषा, है ना, आपके मन में विचार है कोई, आप उस विचार को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना
चाहते हो, है ना, तो उस विचार को दूसरे व्यक्ति तक आप भाषा के माध्यम से पहुंचाएंगे। आपको क्या चाहिए बीच में? लैंग्वेज। क्या लैंग्वेज? क्या है लैंग्वेज? एक तरह का कोड है। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज एक प्रकार का कोड है, ठीक है ना। अब ऐसा तो है नहीं ना कि भाई मैंने मन में कुछ सोच लिया और मैंने ऐसे सिग्नल भेज दिए और मेरी बात सीधा सामने वाले के दिमाग में चली गई, है ना। इसको टेलीपैथी कहते हैं और ये मतलब एबिलिटी आज की दुनिया में किसी के पास नहीं है ना। तो हमें अपना संदेश जो है वो किसी फॉर्म में बदलकर, किसी रूप में बदलकर, उसको एक स्वरूप देकर दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना होता है ना। तो उसको हमें कोड में बदलना होता है। मेरे मन में जो बात है, जो विचार है, जो मेरी फीलिंग है, उसको मुझे शब्द देने पड़ेंगे और शब्द वो किसी भाषा के शब्द होंगे। तो वो जो भाषा है वो एक कोड का काम करेगी। किसका काम करेगी? कोड का। तो अपने मैसेज को कोड में बदलना, अपने मैसेज को कोड में बदलना, इसे कहते हैं इनकोडिंग, है ना। मेरे मन में जो बात थी उसको मैंने शब्दों में बदल दिया या उसको मैंने किसी प्रतीक के जरिए आगे कहने की कोशिश की। तो इनकोडिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू अ फॉर्म दैट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू अ चोजन चैनल। इनकोडिंग का मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए आप अपने संदेश को किसी ऐसे रूप में बदलते हो जो सामने वाले को समझ में आए। सीधा आपके मन की बात किसी को समझ में नहीं आएगी जब तक आप उसे शब्दों में बदलकर नहीं कहेंगे, है ना। दिस कुड इन्वॉल्व चूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड्स, यूजिंग बॉडी लैंग्वेज और सेलेक्टिंग स्पेसिफिक मीडियम सच एज रिटन और वर्बल। तो इनकोडिंग के लिए आप शब्दों का चयन कर सकते हो कि मुझे ये बात इन शब्दों में कहनी है। आप बोलकर वो बात नहीं कहना चाहते तो आप बॉडी लैंग्वेज से, इशारे से भी अपनी बात कह सकते हो। जैसे किसी को आपको बुलाना है अपने पास तो आप ऐसे इशारा करके, हाँ ऐसे इशारा करोगे हाथ से तो सामने वाला समझ जाएगा कि आप उसको इधर बुला रहे हो। तो ये इशारा जो है ये कोड है। क्या है? यहाँ पे हमने लैंग्वेज की मदद नहीं ली, यहाँ पे हमने अपने संदेश को इशारे के कोड में बदलकर सामने वाले तक पहुँचाया, है ना। तो अपने मैसेज को एक फॉर्म देना ताकि वो सामने वाले के समझ में आए, इसको इनकोडिंग कहते हैं। फिर हमें ज़रूरत पड़ती है एक चैनल की। चैनल माने माध्यम, है ना। चैनल माने माध्यम जिसके जरिए हम अपना संदेश भेजेंगे। द चैनल इज द मीन्स थ्रू विच द मैसेज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। वो जो मैसेज है आपका वो सेंडर से रिसीवर के पास किस माध्यम से जाएगा, वो जो माध्यम है उसे चैनल कहते हैं, है ना। इट कुड बी फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन, ईमेल, टेक्स्ट मैसेजिंग, फोन कॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एट्सेट्रा, है ना। लेटर हो सकता है, आप लेटर लिख करके अपनी बात दूसरे को कह सकते हो। आप उसे ईमेल भेज सकते हो, आप उसे व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हो, है ना। आप फ़ोन पर उससे बात कर सकते हो। अगर वो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है तो फेस टू फेस आपके बीच में बातचीत हो सकती है। तो ये फेस टू फेस बात करना, व्हाट्सएप के ज़रिए अपनी बात सामने वाले तक पहुंचाना, उसको ईमेल करना, उसको फ़ोन करना, है ना, ये जो हैं ये कम्युनिकेशन के चैनल्स हैं। क्या हैं? जो भी चैनल आपको कन्वीनियंट लगे या जो भी चैनल आपके पास अवेलेबल है आप उसका यूज़ करेंगे। बिना चैनल के आप अपनी बात सामने वाले तक ट्रांसमिट नहीं कर सकते। यू नीड अ चैनल टू कम्युनिकेट योर मैसेज। फिर इसके बाद एक बंदा और चाहिए। कौन? रिसीवर, है ना। रिसीवर मतलब मैसेज को प्राप्त करने वाला, जिसके लिए वो मैसेज है। वो मैसेज आपने जिसको कम्युनिकेट करना है उस बंदे को रिसीवर कहा जाता है। The receiver is the person or group of people who receive the message being conveyed in the communication process. Communication के प्रोसेस में जो मैसेज कम्युनिकेट किया जा रहा है वो मैसेज जिस बंदे के लिए है, जिस बंदे तक पहुंचना है, उस बंदे को हम रिसीवर कहते हैं। They are responsible for interpreting and understanding the message being sent by the sender. तो रिसीवर का काम क्या होता है कि सेंडर ने जो मैसेज उसको भेजा है उसको समझना, उसको इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट करना मतलब उसका मतलब निकालना
कि सेंडर ने कोई बात रिसीवर तक पहुंचाई तो रिसीवर का काम है उस बात का मतलब समझना कि सेंडर क्या कहना चाहता है। इसको कहते हैं इंटरप्रेट करना। क्या कहते हैं? इंटरप्रेट करना मतलब किसी बात का मतलब निकालना। ठीक है। The effectiveness of communication relies heavily on how well the receiver comprehends and responds to the message. है ना? आपका कम्युनिकेशन कितना इफेक्टिव है, आपने जो बात कही वो कितना इफेक्टिव हुई, ये काफ़ी हद तक डिपेंड करता है रिसीवर के ऊपर कि रिसीवर ने आपकी बात को कितना समझा। आपका कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हुआ या नहीं, इसका दारोमदार काफ़ी हद तक रिसीवर के ऊपर होता है। जैसे आपने फ़ोन किया रिसीवर को, है ना, फ़ोन के ज़रिए फ़ोन को चैनल बनाकर आपने अपनी बात कही, लेकिन रिसीवर उस समय किसी और मूड में था, हाँ, उसकी किसी से लड़ाई हो रखी थी, उसका ध्यान कहीं और था, तो आपने जो बात कही वो आधी उसने सुनी, आधी उसने नहीं सुनी। आपकी बात आधी समझ में आई उसको, आधी नहीं समझ में आई, क्योंकि उसका ध्यान कहीं और था, वो उस वक्त सुनने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं था। तो इसका मतलब आप जो मैसेज कम्युनिकेट करना चाहते थे वो पूरी तरह से कम्युनिकेट नहीं हुआ, है ना। रिसीवर ने उसको इंटरप्रेट नहीं किया ठीक से, क्योंकि उसका ध्यान उस वक्त कहीं और था, है ना। तो काफ़ी हद तक कम्युनिकेशन का इफेक्टिवनेस डिपेंड करता है किसके ऊपर? रिसीवर के ऊपर। Receivers can be individuals, a group of people, or even an entire organization, depending on the context of communication. रिसीवर एक व्यक्ति हो सकता है, लोगों का एक समूह हो सकता है, एक पूरी संस्था भी हो सकती है। वो मैसेज किसके लिए है? एक व्यक्ति के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए, एक पूरे संगठन के लिए, किसी के लिए भी हो सकता है ना। वो डिपेंड करता है कि वो कम्युनिकेशन किस संदर्भ में किया जा रहा है, उससे तय होगा कि सामने रिसीवर एक बंदा है या बहुत सारे लोग हैं। मतलब कुल मिलाकर रिसीवर का होना ज़रूरी है। सेंडर और रिसीवर ये दो बहुत अहम एलिमेंट्स हैं किसके? कम्युनिकेशन के। ठीक है। फिर डिकोडिंग। डिकोडिंग क्या होती है? इनकोडिंग और डिकोडिंग, है ना। अब देखो, मेरा मैसेज रिसीवर तक पहुंच गया, है ना। अब जैसे मैं सपोज इंग्लिश में बात करता हूँ सपोज, और जिसके लिए वो मैसेज है जो मेरा रिसीवर है उसको इंग्लिश आती नहीं, है ना, तो मैंने मेरी बात इंग्लिश में उस तक पहुँचाई। फ़ोन पर मैंने इंग्लिश में अपना मैसेज, या व्हाट्सएप पर मैंने इंग्लिश में अपना मैसेज टाइप करके भेज दिया। अब उस बंदे ने मैसेज रिसीव तो कर लिया, लेकिन समझ में नहीं आया उसको कि मैंने क्या लिखा है। तो इसका मतलब डिकोडिंग नहीं हुई। मैसेज रिसीव तो हो गया, सिर्फ रिसीव होना पर्याप्त नहीं है। सिर्फ रिसीवर ने मैसेज को प्राप्त कर लिया ये काफ़ी नहीं है, उसको वो मैसेज का मतलब समझ में भी आना चाहिए। कम्युनिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट तब होता है जब रिसीवर तक आपकी बात पहुंच जाती है, यानी रिसीवर को आपकी बात समझ में भी आनी चाहिए, है ना। तो आपने अपने मैसेज को जिस कोड में बदलकर कन्वे किया था वो कोड रिसीवर को समझ में आया ही नहीं। आपका कोड था इंग्लिश, रिसीवर जो है उसको तो फ्रेंच आती है, उसको तो इंग्लिश आती नहीं, तो वो आपके मैसेज को डिकोड नहीं कर पाएगा। आपने इनकोड किया लेकिन वो उसे डिकोड नहीं कर पाएगा। डिकोड करना मतलब उसका मतलब समझना, वो उसका मतलब नहीं समझ पाएगा, और जब तक उसका मतलब उसे समझ में नहीं आएगा तब तक कम्युनिकेशन आपका पूरा नहीं हुआ, है ना। तो डिकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेज दैट हैज बीन रिसीव्ड। जो मैसेज रिसीव हुआ है उसको इंटरप्रेट करना और उसको समझना, इसे डिकोडिंग कहते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब सेंडर को इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो कोड वो यूज कर रहा है वो कोड रिसीवर को समझ में आना चाहिए। जिस भाषा में या जिस माध्यम से मैं अपनी बात कह रहा हूं वो सामने वाले रिसीवर के समझ में आनी चाहिए, वरना मेरा मैसेज कन्वे नहीं हो पाएगा। इट involves analyzing the words, tone, body language or any other cues to understand the intended meaning. अब डिकोडिंग के लिए आपको क्या करना होता है? शब्दों को, बोलने वाले व्यक्ति के टोन को, उसकी बॉडी लैंग्वेज को, और दूसरे कुछ अगर क्यूज हैं तो उनको एनालाइज करना पड़ता है। इसके लिए आपके अंदर, रिसीवर के अंदर वो समझ होनी चाहिए। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि स्पीकर ने एक बात हिंदी में कही, रिसीवर को हिंदी आती है ना, तो शब्दों का मतलब तो समझ में आ गया रिसीवर को, लेकिन उसका जो लहजा था स्पीकर का, सेंडर का, उस लहजे में मतलब सटायर था, सरकाज़म था, वो ताना मार रहा था, लेकिन रिसीवर को ये बात समझ में नहीं आई कि वो ताना मार रहा है, उसने उसका कुछ और मतलब
निकाल लिया, है ना। तो जो मतलब मैं आप तक पहुंचाना चाहता था, आपने उसका कोई और मतलब निकाल लिया, तो इसका मतलब कम्युनिकेशन पूरा नहीं हुआ, सक्सेसफुल नहीं हुआ, इफेक्टिव नहीं हुआ। कम्युनिकेशन इफेक्टिव और सक्सेसफुल कब होता है? जब सामने वाले को वो बात समझ में आए जो मैं उसे समझाना चाहता हूं। मैं कहना कुछ और चाह रहा था, उसने मतलब कोई और निकाल लिया, उसने डिकोड उसको अलग तरीके से कर लिया, तो इसका मतलब कि कम्युनिकेशन सक्सेसफुल इफेक्टिव नहीं हुआ। तो डिकोडिंग बहुत ज़रूरी है। डिकोडिंग में शब्दों का मतलब निकालना, अगर वो बात बोल कर कही गई है तो बोलने वाले का टोन क्या था, उसका लहजा, साथ साथ में उस वक्त उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, ठीक है, ये सब देखना पड़ता है ताकि उसका सही मतलब निकाला जा सके। और फिर कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो पूरा होता है किसके साथ? फीडबैक के साथ। फीडबैक इज अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव communication. It involves providing a response or reaction to a message. फीडबैक का मतलब क्या है ना? जैसे आपने किसी को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा टाइप करके, है ना, अब उसने मैसेज सीन ही नहीं किया, तो सीन नहीं किया तो चलो हम मानेंगे कि भाई उसने रिसीव नहीं किया, है ना, उसके फ़ोन में वो मैसेज रिसीव हो गया लेकिन उसने अभी तक देखा नहीं, तो हम मानेंगे कि अभी तक रिसीव नहीं हुआ। लेकिन अगर ब्लू टिक आ गया, है ना, तो हम कहते हैं कि मैसेज तो उसने देख लिया है। अब मैसेज उसने देख लिया लेकिन उसने जवाब नहीं दिया, उसने ओके, थैंक यू या कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, है ना, तो इसका मतलब कि कम्युनिकेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, है ना। उसका फीडबैक भी तो आना चाहिए। वो ऐसे थम्स अप करके या ओके बोल करके या मना करके किसी भी तरह से वो हमारे मैसेज का जब रिप्लाई करेगा तब हम मानेंगे कि हाँ भाई उसने हमारी बात समझ ली। कई बार ऐसा होता है ना कि हम मैसेज सीन कर लेते हैं लेकिन उसको रीड नहीं करते, बिजी होते हैं, तो हमने वो खोल तो दिया लेकिन हम उसको ठीक से पढ़ नहीं पाएंगे, बाद में पढ़ेंगे, है ना, तो इसका मतलब कम्युनिकेशन तो हुआ ही नहीं। सिर्फ हमने उसको देखा, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो कम्युनिकेट हो गया। तो उसके लिए फीडबैक जो है ना, ये सुनिश्चित करता है कि हाँ भाई सामने वाले को हमारी बात समझ में आ गई, हमारा संदेश उस तक पहुंच गया, उसने अपना फीडबैक दे दिया, उसने अपनी प्रतिक्रिया दे दी। तो फीडबैक का मतलब होता है रिस्पॉन्स, रिएक्शन। रिसीवर की प्रतिक्रिया को फीडबैक कहते हैं। मैसेज भेजने वाले जो मैसेज भेजा, रिसीवर ने उस पर क्या प्रतिक्रिया दी, इसको फीडबैक कहते हैं, है ना। तो दिस कुड बी इन द फॉर्म ऑफ वर्बल और नॉन वर्बल क्यूज सच एज नॉडिंग, आस्किंग क्वेश्चंस और गिविंग थम्स अप। फीडबैक देने के लिए जरूरी नहीं कि आप वर्ड्स यूज करें, आप गर्दन हिलाकर भी अपना फीडबैक दे सकते हैं, है ना। जैसे आपने किसी से पूछा तो मेरे साथ चलोगे, उसने गर्दन हिला दी, तो इसका मतलब उसने हाँ बोल दिया, उसने अपना फीडबैक दे दिया। उसको बोलने की जरूरत नहीं, उसने नॉट करके अपना फीडबैक दे दिया, है ना। तुम मेरे लिए ये काम करोगे, उसने ऐसे कर दिया, दैट मीन्स उसने अपना फीडबैक दे दिया, यानी मैसेज उस तक पहुंच गया, उसने अपनी प्रतिक्रिया भी दे दी। तो प्रतिक्रिया जरूरी नहीं बोलकर या वर्ड्स की मदद से दी जाए, इशारों से भी फीडबैक दिया जा सकता है। ऐसे व्हाट्सएप पर आप थम्स अप दे करके भी अपना फीडबैक दे सकते हो, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से? सेंडर, कम्युनिकेशन के प्रोसेस में ज़रूरत इन इन चीज़ों की होती है। एक सेंडर होता है, उसके पास एक मैसेज होना चाहिए, उस मैसेज को वो इनकोड करेगा, है ना। फिर एक चैनल के ज़रिए वो मैसेज रिसीवर तक भेजा जाएगा, रिसीवर उस मैसेज को रिसीव करेगा। सिर्फ रिसीव करना काफ़ी नहीं है, उसको वो मैसेज डिकोड करना पड़ेगा, यानी उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा, और फिर उसे अपना फीडबैक देना पड़ेगा जिससे कि सेंडर तक ये बात पहुंचे कि हाँ भाई उसका मैसेज रिसीवर तक पहुंच गया है, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन के प्रोसेस के एलिमेंट्स होते हैं। अब इसमें जनरल क्वेश्चन बनता है वैसे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स, कम्युनिकेशन की विशेषताएं क्या होती हैं। देखो, सबसे पहले कम्युनिकेशन कैन बी वर्बल एंड नॉन वर्बल। कम्युनिकेशन वर्बल हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है। वर्बल मीन्स कनेक्टेड विथ वर्ड्स, शब्दों से अगर आप कम्युनिकेट करते हो तो उसको वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। बिना शब्दों की मदद से आप अपनी बात कहते हो तो उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन कैन टेक प्लेस through spoken or written words as well as through body language, facial expressions and other non-verbal cues, है ना।
आप बॉडी लैंग्वेज की मदद से, चेहरे के एक्सप्रेशन की मदद से भी अपनी बात कह सकते हो। अब जैसे किसी का मूड ख़राब है, अब वो बोल कर नहीं कहना चाहता कि मूड ख़राब है मेरा, लेकिन वो चेहरा ऐसा बना लिया उसने, तो सामने वाले उसके दोस्तों को या उसके घर वालों को बात समझ में आ गई कि इसका मूड ठीक नहीं है, चेहरा इसने अपना फुला रखा है ना। तो फेशियल एक्सप्रेशंस की मदद से भी हम अपने इमोशंस को कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसको बोलेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और बोलकर या लिखकर, शब्दों के जरिए अगर हम कम्युनिकेट करते हैं तो उसको वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो कम्युनिकेशन दो तरह से किया जाता है, वर्बली और नॉन वर्बली। दूसरा, कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स बोथ द सेंडर एंड रिसीवर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना। मतलब इसमें सेंडर और रिसीवर दोनों व्यक्ति होने चाहिए, लेकिन दोनों की उसमें सक्रिय भूमिका होनी चाहिए। मैं कुछ कहना चाहता हूं पर आप सुनना नहीं चाहते, तो कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा। कम्युनिकेशन तब हो पाएगा जब मैं कुछ कहना चाहता हूं और आप उसे सुनने के लिए तैयार हैं। अब आपके कान खुले हैं, आपने ध्यान कहीं और लगा रखा है, तो मैं बोलता रहूंगा, आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी। तो कम्युनिकेशन एक तरफा नहीं होता, दो तरफा होता है। इसका मतलब सेंडर मैसेज भेजने के लिए तैयार हो, रिसीवर उसको डिकोड करने के लिए और रिसीव करने के लिए तैयार हो, तब कम्युनिकेशन पूरा होता है। तो इट इज नॉट अ वन वे प्रोसेस, इट इज अ टू वे प्रोसेस। इट रिक्वायर्स एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर। सेंडर और रिसीवर दोनों का एक्टिव पार्टिसिपेशन इसमें होना चाहिए। दिस मीन्स लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पॉन्डिंग टू ईच अदर। इसका मतलब एक दूसरे की बात को सुनना, समझना, रिस्पॉन्ड करना, ठीक है। कॉन्टेक्सचुअल कम्युनिकेशन कॉन्टेक्सचुअल होता है। कॉन्टेक्स्ट माने संदर्भ। कोई बात किस संदर्भ में कही जा रही है, उसका मतलब उस कॉन्टेक्स्ट में निकाला जाता है। वही 4-5 शब्द अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में बोले जाएंगे तो उनका अलग अलग मतलब निकलेगा। एक ही सेंटेंस, एक ही वाक्य अगर अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में बोला जाएगा तो उसका मतलब अलग अलग हो सकता है। तो कम्युनिकेशन हमेशा कॉन्टेक्सचुअल होता है ना। कम्युनिकेशन इज ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉन्टेक्स्ट इन विच इट टेक्स प्लेस, इंक्लूडिंग फैक्टर्स लाइक कल्चर, एनवायरनमेंट, रिलेशनशिप्स एंड पावर डायनामिक्स। ठीक है ना, मतलब डिपेंड करता है उस एनवायरनमेंट के ऊपर, जिस एनवायरनमेंट में वो कम्युनिकेशन हो रहा है ना, वहाँ उस सोसाइटी का कल्चर क्या है, वो दो व्यक्ति जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं उनके बीच में संबंध क्या है, वो दोनों दोस्त हैं, वो दोनों अजनबी हैं, वो दोनों बॉस और सबॉर्डिनेट हैं, वो दोनों पेरेंट्स और बच्चे हैं, कौन है वो, उनके बीच में रिलेशनशिप कैसा है, उससे तय होता है कि उस मैसेज का सही मतलब क्या निकाला जाए। इंटेंशनल मतलब जानबूझकर किया गया, है ना, किसी मकसद से किया गया। कोई भी काम अगर इंटेंशनल है तो किसी उद्देश्य से जानबूझकर किया जाता है। तो कम्युनिकेशन इंटेंशनल होता है ना। हम किसी मकसद से कम्युनिकेट करते हैं। कोई बात मुझे सामने वाले तक पहुंचानी है तो उसके पीछे मेरा कोई उद्देश्य होगा। तो कम्युनिकेशन जो है वो हमेशा इंटेंशनल होता है। वो अलग बात है, कभी कभी कोई बात हम कहना नहीं चाहते थे, यूं ही स्लिप ऑफ टंग हो गया, मुंह से निकल गई, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट ज़्यादातर केसेस में कम्युनिकेशन डेलिबरेट होता है, इंटेंशनल होता है। पीपल कम्युनिकेट विद अ पर्पस और इंटेंशन इन माइंड, वेदर इट इज टू इन्फॉर्म, परसुएड और बिल्ड रिलेशनशिप्स। कम्युनिकेट करने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। फिर वो उद्देश्य ये हो सकता है कि आप कोई जानकारी किसी तक पहुंचाना चाहते हो, आप किसी को किसी बात के लिए मनाना चाहते हो। परसुएड करना मीन्स किसी को मनाना। टू बिल्ड रिलेशनशिप, आप रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हो किसी व्यक्ति के साथ, उससे बात करके। तो कोई ना कोई उद्देश्य तो होना चाहिए, किसका, कम्युनिकेट करने का। कोई भी बात आपको कहनी है, उसके पीछे कोई ना कोई आपका इंटेंशन जरूर होता है। कंटिन्यूअस मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया। कम्युनिकेशन इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस that occurs throughout our daily lives and can involve both verbal and non-verbal interactions, है ना। हम लगातार कम्युनिकेट करते रहते हैं दिन भर में, पूरी जिंदगी में। इंसान की जो डेली लाइफ है उसमें उसको कई बार
कम्युनिकेट करना पड़ता है। ऐसा तो कभी नहीं होता कि भाई हम मौन व्रत रख लें और 2 दिन तक कोई, आज के ज़माने में तो ये संभव नहीं है। इंसान को घुटन हो जाएगी अगर उससे ये कहा जाए कि 2 घंटे तुम्हें कुछ नहीं बोलना है ना। 2 घंटे में उसका दम घुटने लगेगा कि यार कब 2 घंटे ख़त्म हों और कब मैं कुछ बोलूं, है ना। तो इसलिए कम्युनिकेशन एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ऑनगोइंग प्रोसेस मीन्स लगातार चलने वाला प्रोसेस। इट रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट एफर्ट टू मेंटेन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो इसके लिए आपको कॉन्स्टेंटली प्रयास करना पड़ता है ना। मतलब आप बिल्कुल इस बात का ध्यान रखते हो कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो सामने वाले को समझ में आए, है ना। तो आपके सब शब्दों में वो स्पष्टता होनी चाहिए, आपका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप कोई और वर्ड बोलना चाह रहे थे और आपने उसको मिस प्रोनाउंस करा और सामने वाले ने उसका कोई और मतलब समझ लिया, ठीक है ना। इम्पैक्टफुल, इम्पैक्टफुल मतलब असरदार, प्रभावी। इम्पैक्टफुल मीन्स असरदार। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हैज़ द पावर टू इन्फ्लुएंस एंड इम्पैक्ट अदर्स, है ना। अगर आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव है तो उसमें इतना पावर होता है कि आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, उनका मन बदल सकते हो, उनको ब्रेन वॉश कर सकते हो, उनको अपनी बात पर तैयार कर सकते हो, मना सकते हो। अगर आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना जानते हो तो आप सामने वाले का मन बदल सकते हो अपनी बातों से, ठीक है। वेदर इट इज थ्रू वर्ड्स, बॉडी लैंग्वेज और टोन ऑफ वॉइस, हाउ वी कम्युनिकेट कैन हैव अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन दोज अराउंड अस, है ना। अब इसमें सिर्फ आपके वर्ड्स नहीं, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी वॉइस का टोन, है ना। अब जैसे बच्चे हैं, है ना, अब छोटे बच्चे शरारती होते हैं, है ना, तो प्यार से उनकी मम्मी उनको अगर कोई काम करने के लिए तो कहे तो वो नहीं करते, है ना। लेकिन वो मम्मी अपनी वॉइस का टोन बदल कर डांटने वाले अंदाज में अगर कुछ कहे तो वो बच्चे तुरंत मान जाते हैं, है ना। तो इसका मतलब कि मदर ने अपनी वॉइस का जो टोन है उसको चेंज किया और वो कम्युनिकेशन इम्पैक्टफुल हो गया, यानी बच्चों ने उसकी बात मान ली, है ना। तो आपके शब्द, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी वॉइस का टोन, है ना, ये सब चीज़ें कम्युनिकेशन को इम्पैक्टफुल बनाने में मदद करती हैं, ठीक है। अगला कम्युनिकेशन का कैरेक्टरिस्टिक, कम्युनिकेशन डायनामिक होता है। डायनामिक मीन्स जो बदलता रहे। कहने का मतलब कि वही वाली बात है कि आपका मैसेज जो है वो कॉन्टेक्स्ट के अनुसार अपना अर्थ बदलेगा। आपने एक मैसेज शब्दों में बदल करके उसको कन्वे किया, लेकिन अब सामने वाला उसका क्या मतलब निकालता है ये डिपेंड करेगा कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, परिस्थिति के ऊपर, उसके मूड के ऊपर, उसकी सिचुएशन के ऊपर। जैसे होता है ना, कभी कभी कोई बहुत ख़राब मूड में बैठा है ना, उसका मूड बहुत ही ख़राब है, अब उसको कोई अच्छी बात कही जाए तो वो भी उसको नेगेटिवली लेगा। मतलब हम अच्छे इरादे से उसको कुछ कह रहे थे लेकिन उसने उसका गलत मतलब निकाल लिया क्योंकि वो उस वक्त अच्छे मूड में नहीं था। तो बाद में वो अपोलोजाइज़ करता है, सॉरी यार उस वक्त मेरा मूड ठीक नहीं था, मैं बात तुम्हारी समझ नहीं पाया ठीक से और मैंने उसका गलत मतलब ले लिया, है ना। तो कम्युनिकेशन इज अ डायनामिक प्रोसेस, चेंजेस इन द मूड्स एंड थिंकिंग ऑफ द सेंडर एंड द रिसीवर कैन इन्फ्लुएंस द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन। कहने का मतलब कि वही संदेश अपना अर्थ बदल सकता है परिस्थिति के हिसाब से, ठीक है। अब नाउ व्हाट आर द यूसेस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखो सिलेबस में जो टॉपिक दिया है ना, कम्युनिकेशन स्किल्स और यूसेस, ये देखा जाए तो बहुत छोटी रेंज है उसकी, तो है ना। तो अब इससे रिलेटेड ये जो बातें हैं ना सारी, ये हमें पढ़ के जानी चाहिए क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जो है वो बन सकता है और जनरल क्वेश्चन है ये, मतलब ये आपकी कॉमन सेंस यूज़ करके भी आप ऐसे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो कम्युनिकेशन के उद्देश्य क्या होते हैं, यूज़ क्या होते हैं, क्यों हम कम्युनिकेट करते हैं, वाई डू पीपल कम्युनिकेट, लोग काहे को कम्युनिकेट करते हैं। तो पहला उद्देश्य टू गिव एंड रिसीव इन्फॉर्मेशन, हमें कोई इन्फॉर्मेशन किसी को देनी होती है या किसी से लेनी होती है, इसलिए हम कम्युनिकेट करते हैं। या टू गिव ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस, हमें किसी को आदेश देना होता है, निर्देश देने होते हैं, है ना, तो हम कम्युनिकेट करते हैं। टू इशू वार्निंग्स, किसी को हमें चेतावनी देनी होती है, इस पर्पस से भी हम कम्युनिकेट करते हैं। टू इम्पार्ट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, है ना, एक टीचर के तौर पर आप जब क्लासरूम में बच्चों से कम्युनिकेट करोगे तो आपका उद्देश्य ये होगा, कौन सा, टू इम्पार्ट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। आप क्लास में बच्चों से कम्युनिकेट करके उन्हें शिक्षा दोगे, उन्हें ज्ञान दोगे, उनको ट्रेन करोगे। तो ट्रेनिंग देना, शिक्षा देना, ये भी कम्युनिकेशन का एक
ऑब्जेक्टिव है, यूज है, उद्देश्य है। टू गिव एंड रिसीव एडवाइस और सजेशंस, किसी को सलाह मशवरा देना या किसी से सलाह मशवरा लेना, ये भी कम्युनिकेशन का एक उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है। टू बिल्ड रिलेशनशिप्स, टू बिल्ड रिलेशनशिप्स, है ना, रिलेशनशिप बनाना, संबंध बनाना, दोस्ती करना। अब जब किसी से हमको लगता है ना कि भाई इस इंसान से हमें मित्रता करनी चाहिए, है ना, इसके साथ हमें फ्रेंडशिप बनानी चाहिए, तो हम उससे बात करेंगे, है ना, हम ज़्यादा उसके कांटेक्ट में रहने की कोशिश करेंगे ताकि हमें एक दूसरे की बातें समझ में आएँ और हमारे बीच में अच्छी फ्रेंडशिप डेवलप हो जाए। तो इस तरह से रिलेशनशिप बिल्ड करना भी कम्युनिकेशन का एक ऑब्जेक्टिव है। टू एक्सप्रेस इमोशंस, ज़रूरी नहीं कि हर बार हमें अपना मैसेज या इन्फॉर्मेशन देनी हो या ऑर्डर देना हो। कभी कभी इंसान भावुक हो जाता है, इमोशनल हो जाता है ना, किसी बात को लेकर उसके मन में कुछ फीलिंग्स आ जाती हैं और वो उन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहता है। तो इमोशंस को, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना भी कम्युनिकेशन का एक ऑब्जेक्टिव है। टू मोटिवेट अदर्स, अगर आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हो या आपको लगता है कि आपके घर का कोई सदस्य, है ना, आपका कोई दोस्त ऐसा है जो मतलब थोड़ा सा डाउन या लो फील कर रहा है, आप उसका उत्साहवर्धन करना चाहते हो, आप उसको मोटिवेट करना चाहते हो, है ना, तो मोटिवेट करने के लिए आप अपने मुंह से कुछ शब्द बोलोगे, है ना, तो वो भी तो क्या है, कम्युनिकेशन है। टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना, कोई विवाद है ना, उसको सुलझाना, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई हो रही है दो लोगों के बीच में, तो आप बीच में मध्यस्थता करके उसको रिजॉल्व करते हो, या आपकी किसी के साथ लड़ाई हो रही है तो आप बातचीत के ज़रिए उसका हल निकालते हो, है ना, तो ये भी कम्युनिकेशन का एक उद्देश्य है। तो ये सारे कम्युनिकेशन के उद्देश्य हैं, दे आर ऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब यूज़ कहो, ऑब्जेक्टिव कहो, पर्पस कहो, बात एक ही है। किताबों में पढ़ोगे तो अलग अलग किताबों में वर्डिंग अलग अलग होगी, लेकिन ले दे के उसका मतलब एक ही है। ठीक है, अब देखो कम्युनिकेशन के दो टाइप्स होता है ना, वर्बल और नॉन वर्बल। कम्युनिकेशन एक तो होता है वर्बल कम्युनिकेशन और दूसरा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, शाब्दिक और अशाब्दिक। शब्दों से कम्युनिकेट करना वर्बल कम्युनिकेशन, शब्दों के बगैर कम्युनिकेट करना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है ना। अभी जो वर्बल कम्युनिकेशन है ये दो टाइप का होता है, ओरल और रिटन। ओरल और रिटन। ओरल मतलब अगर आपको शब्दों से अपनी बात कहनी है तो या तो आप अपनी बात बोलकर कहेंगे या लिखकर। अगर आप बोलकर कहते हैं मुख से, मुंह से, तो उसको ओरल कम्युनिकेशन कहा जाता है, और लिखकर आप अपनी बात कहते हैं तो उसे रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं। तो ओरल और रिटन ये वर्बल कम्युनिकेशन के दो फॉर्म्स हैं। किसके भाई? कम्युनिकेशन के दो फॉर्म्स हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल कम्युनिकेशन के फिर दो फॉर्म्स हैं, कौन से? ओरल और रिटन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है, नॉन वर्बल, इसके भी दो फॉर्म्स हैं, एक साइन लैंग्वेज और एक बॉडी लैंग्वेज। एक साइन लैंग्वेज और दूसरी बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, साइन लैंग्वेज का मतलब क्या? साइन लैंग्वेज ये होती है ऐसे किसी को इशारा करके अपनी तरफ बुलाना, हाँ, किसी को बोलना ऐसे रुको, किसी को बैठने के लिए बोलना बैठ जाओ, कोई बैठा है तो उसको खड़ा होने के लिए बोलना, मुंह से नहीं बोलना, ऐसे इशारा करके आपने, आप टीचर हैं, आप क्लास में किसी एक स्टूडेंट को देखकर और उससे कहते हैं, तो इसका मतलब आप उस स्टूडेंट को खड़ा होने के लिए बोल रहे हैं। कोई स्टूडेंट आंसर देने के लिए खड़ा हुआ था लेकिन फिर वो बैठा नहीं, तो आपने उसको ऐसे करके बैठने को कहा, बोल कर नहीं कहा लेकिन इशारे से उसको बिठाया आपने, तो ये क्या है? ये साइन लैंग्वेज है ना। अब ये साइन लैंग्वेज जो है ये दो तरह की होती है, इसमें एक तो विजुअल साइंस होते हैं और एक ऑडियो साइंस होते हैं। क्या? विजुअल साइंस तो ये हो गए इशारा करके ऐसे,
है ना, या विजुअल साइंस में पिक्चर्स, पेंटिंग्स वगैरह भी आती हैं। पिक्चर के माध्यम से भी तो आप अपनी बात कह सकते हो ना, बोल कर नहीं कहना चाहते तो पेंटिंग बनाकर आप अपना मैसेज किसी तक पहुंचा सकते हो। कहते हैं ना, कहावत है, चाइनीज कहावत है, अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स, अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। एक तस्वीर, एक पिक्चर 1000 शब्दों के बराबर होती है। जो बात आप 1000 शब्द बोलकर भी नहीं कह सकते, वो कभी कभी एक पिक्चर के जरिए आप कम्युनिकेट कर सकते हो, है ना। तो पिक्चर्स के जरिए कम्युनिकेट करना, ऐसे इशारों से कम्युनिकेट करना, ये सब किस में आता है? साइन लैंग्वेज में। साइन लैंग्वेज में ऑडियो साइंस भी आते हैं। ऑडियो मतलब कि जैसे है ना, आप रास्ते पर गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, आप हॉर्न बजाते हो, तो हॉर्न बजा करके आप क्या कहना चाह रहे हो? आप आगे वाली गाड़ी को, हाँ, मतलब उसको मैसेज कन्वे कर रहे हो कि मैं तुम्हें ओवरटेक करना चाहता हूँ। या वो गाड़ी अगर रुक गई है तो आप हॉर्न बजाकर उसको कहते हो भाई आगे बढ़ो, मुझे भी, हाँ, पीछे ट्रैफिक जैम हो रहा है। तो वो हॉर्न बजाना भी तो क्या है? कम्युनिकेशन है ना। हाँ, वो क्या है? उसमें ना तो हमने शब्द कहे, ना शब्द लिखे हमने, उसमें हमने, हाँ, वो जो हॉर्न है वो एक प्रकार का ऑडियो साइन है। क्या? ऑडियो साइन, है ना। तो ऐसे मुंह से आवाज़ निकाल करके, है ना, हम मतलब कोई बात कन्वे करने की कोशिश करते हैं। ड्रम बजा करके दरवाजे पर दस्तक देना, ये भी तो क्या है? हाँ, ऑडियो साइन है। बेल बजाना, तो जब आप बेल बजाते हो तो इसका मतलब आप घर के अंदर बैठे लोगों से कहना चाहते हो कि भाई बाहर कोई है, दरवाज़ा खोलो। तो डोर बेल बजाना भी एक कम्युनिकेशन है, लेकिन वो कैसा कम्युनिकेशन है? नॉन वर्बल। तो वो जो डोर बेल है वो एक प्रकार का ऑडियो साइन है। क्या? ऑडियो सिग्नल है ना। तो ऐसे ऑडियो सिग्नल्स की मदद से हम कम्युनिकेट करते हैं। विजुअल साइंस की मदद से हम कम्युनिकेट करते हैं, पेंटिंग, पिक्चर्स, इशारे वगैरह करके। तो इसको बोलते हैं साइन लैंग्वेज। और बॉडी लैंग्वेज अलग चीज़ होती है। बॉडी लैंग्वेज मतलब ये वॉलंटरी नहीं होती, है ना। ना चाहते हुए भी हमारे चेहरे और चेहरे पर जो एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, है ना, हम बॉडी के मूवमेंट्स कुछ ऐसे करते हैं जिससे कि सामने वाले तक हम अपना मूड, अपना स्टेट ऑफ माइंड जो है वो उसको बता देते हैं। जैसे कोई घबराया हुआ इंसान है तो उसके मतलब बैठने के तरीके से पता चल जाता है, ऐसे सहम कर बैठा है तो उसका मतलब वो डरा हुआ है ना। चेहरे पर जो है ऐसे मतलब शिकन आ रही है फोरहेड के ऊपर, इसका मतलब वो किसी चिंता में है ना। तो ये बॉडी लैंग्वेज है। क्या है? तो बॉडी लैंग्वेज आमतौर पर इंसान के हाथ में नहीं होती, वो वॉलंटरी नहीं होती, वो अपने आप चेहरे के ऊपर वैसे एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। तो ये बॉडी लैंग्वेज और साइन लैंग्वेज ये तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं ओरल और रिटन फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन में आप अपनी बात शब्दों से कहते हो, बोल कर कहते हो, और रिटन कम्युनिकेशन में आप अपनी बात शब्दों से लिख कर कहते हो। ठीक है। तो देखो ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है। ओरल कम्युनिकेशन refers to the process of expressing ideas, thoughts and information through spoken words. Through spoken words माने बोले गए शब्दों के जरिए अपने थॉट्स को, आइडियाज़ को, इन्फॉर्मेशन को एक्सप्रेस करना, इसे ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं। इट इज़ अ वाइटल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज़ यूज्ड इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट्स सच एज पर्सनल कॉन्वर्सेशंस, बिजनेस मीटिंग्स, प्रेजेंटेशंस एंड पब्लिक स्पीचेस। आप जनता के बीच में भाषण दे रहे हैं, है ना, आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को, या कहीं और ऑफिस में बिजनेस की मीटिंग में हैं आप, या पर्सनल लेवल पर आप अपने दोस्तों से, घर वालों से कम्युनिकेट कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ ओरल कम्युनिकेशन होता है। यहाँ आप अपनी बात बोल करके और कम्युनिकेट करते हो। ओरल कम्युनिकेशन के अपने एडवांटेजेस हैं, इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, इसके फ़ायदे हैं, इसके नुकसान भी हैं। एडवांटेज क्या है? सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है ओरल कम्युनिकेशन का? इट अलाउज फॉर इमीडिएट फीडबैक एंड क्लैरिफिकेशन। तुरंत फीडबैक मिलता है। भाई आप अपना मैसेज व्हाट्सएप पर टाइप करके भेजेंगे तो ज़रूरी थोड़ी है कि तुरंत सामने वाला आपका मैसेज देख ले। हो सकता है वो 24 घंटे बाद उसको सीन करे, है ना। तो आपको फीडबैक का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन आप सामने बैठे इंसान से बोलकर कम्युनिकेट कर रहे हो तो तुरंत आपको हाथों हाथ फीडबैक मिल जाएगा। भले वो गर्दन हिलाकर हाँ कहे, लेकिन आपको फीडबैक हाथों हाथ मिल जाएगा। तो ओरल कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज है इमीडिएट फीडबैक। तुरंत फीडबैक मिलता है, तुरंत स्पष्टीकरण मिलता है। या सामने वाला अगर आपकी बात को ठीक से समझ नहीं पाया है तो आपसे क्लैरिफिकेशन मांगेगा, यार समझ में नहीं आया, दोबारा समझाओ। तो तुरंत फीडबैक मिलेगा, तुरंत उसका स्पष्टीकरण आप दे सकते हो। इट कैन कन्वे इमोशंस, टोन एंड बॉडी लैंग्वेज।
अब सामने जब आप बैठकर किसी से बात करते हो तो आपका चेहरा भी सामने वाले को दिखाई देता है, आपके बॉडी के मूवमेंट्स भी उसको नज़र आते हैं, आपके चेहरे के हाव भाव भी उसे दिखाई देते हैं, आपकी वॉइस का टोन भी तो कन्वे करता है ना बहुत कुछ। कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों से नहीं होता, लहजे से भी होता है। आप किस लहजे में अपनी बात कह रहे हो, आपकी वॉइस का टोन कैसा है, उससे भी फर्क पड़ता है। मैसेज की क्वालिटी और मैसेज जो है वो चेंज हो जाता है ना। तो ओरल कम्युनिकेशन में साथ साथ में आप अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी कन्वे कर सकते हो। इट प्रमोट्स पर्सनल कनेक्शंस एंड बिल्ड्स रिलेशनशिप्स, है ना। इससे पर्सनल कनेक्शन बनता है। जब आप फेस टू फेस लोगों से बात करेंगे तो आपका व्यक्तिगत तौर पर उनके साथ एक संबंध बनेगा, हो सकता है आगे जाकर आपके बीच में बहुत अच्छी दोस्ती बन जाए। आइडियल फॉर सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, अगर जो जानकारी आपको कन्वे करनी है वो संवेदनशील है, गोपनीय है, तो सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि उसको अकेले में उस व्यक्ति को बैठाकर और उसको वो बात कह दो, हाँ, ना किसी और ने सुनी, ना उसका कोई रिकॉर्ड है आपके पास, है ना। तो अगर जानकारी सेंसिटिव है और कॉन्फिडेंशियल है तो ओरल कम्युनिकेशन ही सबसे अच्छी चीज़ है। तो ये ओरल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस हैं। इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। इट कैन बी इजीली फॉरगॉटन और मिस इंटरप्रेटेड इफ नॉट रिकॉर्डेड, है ना। कुछ लोग भूलने की आदत होती है ना। तो आपने क्या कहा, सामने वाले ने ध्यान से सुना नहीं और बाद में वो आपकी बात भूल गया, फिर उसको उसका कोई और मतलब याद रह गया। आपने कहा कुछ और था, उसको याद कुछ और रह गया। तो ये एक डिसएडवांटेज है क्योंकि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। इट रिक्वायर्स ऑल पार्टीज टू बी प्रेजेंट एट द सेम टाइम, है ना। अब जैसे आजकल तो क्या है ना, जैसे ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। अब जैसे मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको, ये साथ साथ में लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, तो सारे स्टूडेंट्स अगर अभी लाइव नहीं भी देख रहे हैं तो बाद में देख लेंगे। लेकिन अगर ये ऑफलाइन सेटअप होता, है ना, और क्लास में मान लो 200 स्टूडेंट्स होते, तो 200 के 200 स्टूडेंट्स को क्लास में प्रेजेंट होना ज़रूरी है, तभी वो मेरी बात को सुन पाएंगे। नहीं तो मैंने क्या कहा वो उन्होंने नहीं सुना, वो किसी स्टूडेंट की नोटबुक में से नोट्स कॉपी कर लेंगे बस, है ना। तो ओरल कम्युनिकेशन का एक डिसएडवांटेज ये है कि सभी पार्टीज को वहाँ उपस्थित होना चाहिए। इट मे बी डिफिकल्ट टू शेड्यूल इन टुडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड। आजकल की दुनिया बड़ी तेज़ रफ्तार से चलती है, तो सब लोग अपने अपने काम में बिजी हैं। अब आपको कोई बात कम्युनिकेट करनी है 4-5 लोगों को, लेकिन 4-5 लोग उस समय पर हाजिर नहीं हो पा रहे। 2 लोग आए, 3 लोग कहीं और बिजी थे, है ना। तो ये आज के ज़माने में शेड्यूल करना इसको बहुत मुश्किल हो सकता है कि कब मीटिंग रखें, कब तुम सबको फुर्सत है कि सब बैठ करके बात करें। ऐसा होता है ना, ऐसी सिचुएशन हम सबके लाइफ में आती है कि हम कोई बात 5-6 लोग मिलकर डिस्कस करना चाहते हैं, लेकिन टाइम सेट नहीं हो रहा होता। लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन फॉर फ्यूचर रेफरेंस, कोई डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है। आपने वर्बली ओरली अपनी बात कह तो दी, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो बाद में अगर उस बात का रेफरेंस देना हो तो उसका कोई सबूत या प्रमाण नहीं है आपके पास। या तो उसको रिकॉर्ड कर लो, और रिकॉर्ड नहीं किया तो उसका कोई प्रूफ नहीं है आपके पास। ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं, किसके? ओरल कम्युनिकेशन के। इसी तरह से रिटन कम्युनिकेशन होता है। नाउ रिटन कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज, थॉट्स एंड इंफॉर्मेशन थ्रू रिटन वर्ड्स। हाँ, लिखित भाषा में अपने थॉट्स को, आइडियाज को कन्वे करना। है ना। इट कैन टेक मैनी फॉर्म्स सच एज ईमेल्स, लेटर्स, मेमोज, रिपोर्ट्स एंड इवन टेक्स्ट मैसेजेस। रिटन कम्युनिकेशन के कई रूप हो सकते हैं। ईमेल हो सकता है, लेटर हो सकता है, टेक्स्ट मैसेज, एसएमएस, व्हाट्सएप मैसेज, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं रिटन कम्युनिकेशन के? इट प्रोवाइड्स अ परमानेंट रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस। परमानेंट रिकॉर्ड बन जाता है, जब तक आप उसको फाड़े नहीं या उसको डिलीट ना करें तब तक वो परमानेंटली आपके पास रहेगा। इट अलाउज फॉर केयरफुल थॉट एंड प्लानिंग बिफोर सेंडिंग अ मैसेज। देखो, स्पीच थोड़ी स्पॉन्टेनियस होती है, लेकिन लिखने से पहले व्यक्ति सोचता है ना। आप भी अगर कोई मैसेज टाइप करते हैं व्हाट्सएप पे या कोई लेटर लिखते हैं तो सोच के लिखते हैं, यार कहीं कोई ऐसी बात ना लिखूं जो मतलब गलत बात हो, है ना, सामने वाला दोबारा पढ़े और उसका कोई और मतलब निकाल ले। तो हम सोच कर लिखते हैं, तो लिखने से पहले हमें सोचने का वक्त मिलता है। बोलते वक्त हमें वक्त नहीं मिलता ज़्यादा। बोलते समय क्या होता है, हाँ, फ्लो में बोल देते हैं कुछ भी।
इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू मल्टीपल रिसिपिएंट्स एट वंस। एक समय पर कई लोगों तक आप अपना लिखित संदेश पहुंचा सकते हो। ठीक है, फेसबुक पर पोस्ट डाल दो, सारे लोग जो आपके मतलब फ्रेंड्स हैं वो सब उसको रीड कर लेंगे। इट कैन रीच इंडिविजुअल्स हु आर नॉट अवेलेबल फॉर फेस टू फेस और ओरल कम्युनिकेशन। वो रिसीवर जो उस वक्त फेस टू फेस आपके सामने उपस्थित नहीं है, उन लोगों तक भी आप अपना लिखित संदेश पहुंचा सकते हो, ईमेल करके, कैसे भी। ये इसके एडवांटेजेस हैं। किसके? रिटन कम्युनिकेशन के। इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। इट डज नॉट अलाउ फॉर इमीडिएट क्लैरिफिकेशन और फीडबैक। जो ओरल कम्युनिकेशन का एडवांटेज है वो इसका डिसएडवांटेज है। ओरल कम्युनिकेशन में तुरंत फीडबैक मिलता है, रिटन कम्युनिकेशन में फिर हमें वेट करना पड़ता है। पुराने ज़माने में जब ये सोशल मीडिया, व्हाट्सएप वगैरह ये सब चीज़ें नहीं थी, मोबाइल फ़ोन वगैरह, तो लोग लेटर्स लिखते थे, है ना। तो हफ्ता 10 दिन तो लेटर पहुंचने में लगता था, फिर वापस उसका रिप्लाई आएगा, उसका लोग कई दिनों तक इंतज़ार करते थे, कई बार तो महीने लग जाते थे। तो फीडबैक तुरंत नहीं मिलता। किसका? रिटन कम्युनिकेशन का, है ना। इवन आप व्हाट्सएप मैसेज भी करोगे तो आपको वेट करना पड़ेगा कि सामने वाला उसका फीडबैक कब आपको दे। इट कैन बी मिस इंटरप्रेटेड ड्यू टू लैक ऑफ नॉन वर्बल क्यूज। इसका गलत मतलब निकाला जा सकता है। ये अक्सर होता है, आप सब ने ये अनुभव किया होगा इस चीज़ को, कि व्हाट्सएप पर आप कोई मैसेज टाइप करते हो, सामने वाला वो बात किस मूड में कह रहा है, आप उसका मूड जो है वो समझ नहीं पाते, है ना। हो सकता है वो गुस्से में कह रहा हो सकता है वो नॉर्मल वे में उस बात को कह रहा हो, है ना, क्योंकि वो व्यक्ति सामने हमारे अवेलेबल नहीं है, हम उसके चेहरे के हाव भाव नहीं देख पा रहे। तो साथ में नॉन वर्बल क्यूज ना होने की वजह से हम उसकी लिखी हुई बात का गलत मतलब निकाल सकते हैं। इट टेक्स मोर टाइम टू कंपोज कंपेयर टू स्पीकिंग। स्पीकिंग तो तुरंत हो जाती है और रिटन मैसेज को कंपोज करने में समय लगता है। और लास्ट डिसएडवांटेज है, इट मे नॉट कन्वे टोन और इमोशन इफेक्टिवली, क्योंकि कोई टोन ही नहीं है ना। आपने मैसेज बोलकर थोड़ी ना कन्वे किया, आपने तो लिख कर कन्वे किया है। तो आप किस लहजे में वो बात कह रहे हो, है ना, आपके इमोशंस जो उस बात के साथ जुड़े हैं वो सामने वाले को समझ में नहीं आएंगे। तो ये रिटन कम्युनिकेशन के ड्रॉबैक्स। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में ये कम्युनिकेशन के ऊपर थोड़ी सी और बातचीत करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।